नमस्कार विद्यार्थियों। आइए आज हम शुरू करते हैं अधिगम पार्ट 5 एवं अंतिम अधिगम से संबंधित अंतिम भाग। तो इसमें से हम जो अधिगम से बचे हुए संबंधित प्रश्न होंगे उनको जानेंगे। और कल हम थोड़ा सा अत्यधिक व्यस्त होने के कारण वीडियो नहीं डाल पाए। आगे से प्रयास ये रहेगा कि वीडियो रोज़ पहले से तैयार कर लिए जाएँ। फिर भी आप जानते हैं कि वीडियो तैयार करने से पहले पूरी तरह से प्रिपेयर करना पड़ता है, तब फिर वीडियो तैयार होता है। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से उपयोग तथा अनुपयोग के नियम हैं। ऑप्शन ए तत्परता का नियम, बी अभ्यास का नियम, सी प्रभाव का नियम, डी क्रियाप्रसूत नियम। तो अनुपयोग तथा उपयोग के जो नियम है वो हैं अभ्यास के नियम। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 2, प्रयास एवं त्रुटि किसी कार्य को करने के लिए अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं, इसमें अधिकांशतः गलत होते हैं, यह किसने कहा है? तो आप सभी जानते हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो दिया है वो थॉर्नडाइक ने दिया है। लेकिन यह कथन कि प्रयास एवं त्रुटि किसी कार्य को करने के लिए अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं, इसमें अधिकांशतः प्रयत्न गलत होते हैं, ये कथन कहा है वुडवर्थ ने। इन्होंने थॉर्नडाइक के नियम की आलोचना की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 3, पावलोव के क्लासिकल अनुबंधन में ऑप्शन ए अनुबंधित उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक से पहले दिया जाना चाहिए, बी स्वाभाविक उद्दीपक को अनुबंधित उद्दीपक से पहले दिया जाना चाहिए, सी स्वाभाविक उद्दीपक को अनुबंधित उद्दीपक के बाद दिया जाना चाहिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो पावलोव के क्लासिकी अनुबंधन में जो किया जाता है तो है ऑप्शन ए अनुबंधित उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक से पहले दिया जाना चाहिए। अर्थात जैसे कुत्ते के सामने अनुबंधित उद्दीपक हमारा भोजन है या घंटी है, तो वह उसके सामने पहले प्रस्तुत किया जाएगा, तब उसका स्वाभाविक उद्दीपक काम करेगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 4, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अधिगम में आता है। ऑप्शन ए प्रयास एवं त्रुटि, बी अंतर्दृष्टि, सी नकल, डी अनुवांछित अनुक्रिया। तो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो अधिगम में आता है वो है ऑप्शन बी अंतर्दृष्टि, क्योंकि अंतर्दृष्टि एवं सोच का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। कोहलर क्या थे? गेस्टाल्टवादी थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। एक ही प्रश्न के साथ आपके बहुत सारे प्रश्न भी क्लियर हो जाते हैं। प्रश्न 5, डॉट 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 चिंतन का महत्वपूर्ण साधन है। ऑप्शन ए भाषा, बी अभिव्यक्ति, सी स्मृति, डी इनमें से कोई नहीं। तो भाषा चिंतन का एक महत्वपूर्ण साधन है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 6, किसके अनुसार चिंतन मानसिक क्रिया का एक ज्ञानात्मक पहलू है? ऑप्शन ए रास, बी वैलेंटाइन, सी वुडवर्थ, डी संकेत। तो किसने कहा है कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है? तो यह कथन रास ने कहा है। रास ने कहा है कि चिंतन मानसिक क्रिया का जो पहला पहलू ज्ञानात्मक पहलू है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 7, सीखना एक, ऑप्शन ए प्रेरणा, बी लक्ष्य, सी प्रयोजन, डी भावना। तो सीखना क्या है? सीखना एक लक्ष्य है। सीखने का एक लक्ष्य होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 8, अभ्यास के कितने नियम होते हैं? ऑप्शन ए 2, 3, 4, 5। तो अभ्यास के जो नियम बताए गए हैं वह 2 नियम बताए गए हैं, उपयोग तथा अनुपयोग। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न, प्रभाव के नियम को इस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए संतोष का नियम, बी उपयोग का नियम, सी अनुप्रयोग का नियम, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रभाव का नियम है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो प्रभाव के नियम को हम संतोष के नियम से जानते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 10, पुनर्वलन के प्रत्याहार में अभिक्रिया दर में कमी को डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए स्वतः पुनर्लाभ, बी विलोपन, सी समापन, डी विलीनता। तो पुनर्वलन के प्रत्याहार से अभिक्रिया की दर में कमी को जो कहा जाता है वह है ऑप्शन बी विलोपन। अर्थात किस चीज़ का इसमें लोप होता है तो कमी होती चली जाती है, तो उसे विलोपन कहते हैं। प्रश्न 11, उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताएं इसने कथन दिया था कि व्यवहार पर्यावरण में परिणाम पाने के लिए क्रियान्वित होता है।
ऑप्शन ए पावलो, बी थार्नडाइक, सी हल, डी स्किनर। तो व्यवहारवादी आप इसमें जान रहे हैं कौन है। तो व्यवहार के पर्यावरण के परिणाम में पर्यावरण में परिणाम पाने के लिए क्रियान्वित होता है, तो स्किनर ने कहा है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ये बहुत बड़े व्यवहारवादी थे। प्रश्न 12, अभ्यास का नियम दिया गया है। ऑप्शन ए गुथरी द्वारा, बी टालमैन द्वारा, सी कोहलर द्वारा, डी वाटसन द्वारा। तो एक अभ्यास अधिगम जो दिया है, यहाँ पर नियम नहीं अधिगम है, एक अभ्यास अधिगम जो दिया है वह दिया है ऑप्शन ए गुथरी ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 13, टॉलमैन का लोकप्रिय सिद्धांत है। ऑप्शन ए प्रत्याशा सिद्धांत, बी अवरोध सिद्धांत, सी बाधा सिद्धांत, डी संबंध परक सिद्धांत। तो जो टॉलमैन का लोकप्रिय सिद्धांत है वह ऑप्शन ए प्रत्याशा सिद्धांत, इसको दूसरा नाम चिन्ह सिद्धांत भी बोलते हैं। टॉलमैन ने चिन्ह सिद्धांत का वर्णन किया है। प्रश्न 14, वैसे निष्पादन जो अधिगम पर आधारित नहीं होते उसका कारण होता है। ऑप्शन ए पुनर्बलन, बी पुनर्निवेश, सी विचार, डी परिपक्वता। वैसे नियम जो अधिगम पर आधारित नहीं होते उसका कारण क्या होता है। तो ऑप्शन डी परिपक्वता होता है, जो नियम पर आधारित नहीं होते। प्रश्न 15, आपके स्वयं के अधिगम को अभिप्रेत करने के लिए किस प्रकार का पुनर्बलन सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए बाह्य भौतिक पुनर्बलन, बी बाह्य गौण पुनर्बलन, सी बाह्य सामाजिक पुनर्बलन, डी आंतरिक पुनर्बलन। तो जब स्वयं को अपने अधिगम के लिए हम प्रेरित करते हैं तो उसमें सर्वाधिक उपयुक्त पुनर्बलन जो है वह ऑप्शन डी आंतरिक पुनर्बलन बिल्कुल सही है। प्रश्न 16, क्लासिकी अनुबंधन में प्राणी किन दो के बीच नए साहचर्य को सीखता है। ऑप्शन ए दो उद्दीपक, बी दो अनुक्रिया, सी एक पुराना उद्दीपक एवं एक नई अनुक्रिया, डी एक नया उद्दीपक एवं एक नई अनुक्रिया। यहाँ पर क्लासिकी अनुबंधन प्राणी जो दो के बीच जो मतलब काम करता है और उसमें नए साहचर्य को सीखता है तो वह है एक पुराना उद्दीपक उसके साथ एक नई अनुक्रिया, अर्थात पुराने उद्दीपक के साथ नई अनुक्रिया हम तैयार करते हैं। स्वाभाविक उद्दीपक के साथ सहज अनुक्रिया को जोड़ना। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 17, टॉलमैन के अनुसार पुनर्बलन एक तरह का ऑप्शन ए सीखने का चर है, बी निष्पादन चर है, सी मध्यवर्ती चर है, डी आश्रित चर है। तो टॉलमैन ने पुनर्बलन को जो बताया है वह बताया निष्पादन चर है। ऑप्शन बी निष्पादन का चर है। प्रश्न 18, स्किनर द्वारा प्रतिपादित अनुबंधन को कहा जाता है। ऑप्शन ए टाइप एस अनुबंधन, बी टाइप आर अनुबंधन, सी टाइप ए अनुबंधन, डी टाइप बी अनुबंधन। तो स्किनर द्वारा प्रतिपादित अनुबंधन को जो कहा जाता है वह है ऑप्शन बी टाइप आर अनुबंधन। रेनफोर्समेंट कंडीशन और रेनफोर्समेंट एक्टिविटी ये सब कहा जाता है। प्रश्न 19, व्यवहार में सिर्फ उसी परिवर्तन को सीखना कहा जाता है जो ऑप्शन ए अच्छा होता है, बी बुरा होता है, सी अच्छा तथा बुरा दोनों होते हैं, डी ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। तो व्यवहार में सिर्फ उसी परिवर्तन को सीखना कहा जाता है जो अच्छा तथा बुरा दोनों होते हैं, क्योंकि व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वह अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 20, प्रशिक्षण अंतरण में बाधक कौन सा अंतरण का प्रकार है। ऑप्शन ए सकारात्मक अंतरण, बी नकारात्मक अंतरण, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रशिक्षण अंतरण का जो बाधक अंतरण है वो है ऑप्शन बी नकारात्मक अंतरण। यहाँ पर बाधक पूछ रहा है तो इसमें ध्यान से पढ़ना होता है कि मतलब क्या पूछ रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी देखते हैं कि पूछ रहा है अंतरण तो दोनों अंतरण होते हैं, दोनों लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं, इसमें क्या पूछ रहा है, प्रशिक्षण अंतरण में बाधक कौन सा अंतरण प्रकार है। प्रश्न 21, थार्नडाइक का प्रभाव का नियम निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रतिपादित करने का एक प्रयास था। ऑप्शन ए पक्षांतर,
बी शाब्दिक अधिगम, सी स्थान अधिगम, डी पुनर्बलन। तो इसमें क्या कह रहा है कि थार्नडाइक का प्रभाव का नियम निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रतिपादित करने का एक प्रयास था। तो थार्नडाइक का जो प्रभाव का नियम है वह पुनर्बलन को प्रतिपादित करने का एक प्रकार का प्रयास था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब अभ्यास करे प्रभाव पड़ेगा किसी भी विद्यार्थी पर तो उसको पुनर्बलन प्राप्त होगा, और उसमें प्रभाव आप जानते हैं सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भी पड़ते हैं, और पुनर्बलन भी आपके दोनों प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। इस प्रकार से आपका दोनों स्तर से सोचकर चलना होता है। प्रश्न 22, अधिगम का पठार क्या है। ऑप्शन ए अधिगम की समाप्ति, बी अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, सी अधिगम में दोष, डी अधिगम में अवरोध। तो अधिगम का जो पठार कहलाता है वह है अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 23, जो संबंध स्किनर का चूहों के साथ एवं थार्नडाइक का बिल्लियों से था वही संबंध कोहलर का था। ऑप्शन ए बंदरों से, बी वनमानुषों से, सी कुत्तों से, डी मुर्गियों से। तो यहाँ पर जो सबसे सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वनमानुषों से। कभी कभी स्थिति क्या होती है कि कहीं कहीं वनमानुष लिख कर नहीं आता, चिपैंजी लिख कर आता है और दूसरी चीज़ लिखी रहती है, तो उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब हम तो वनमानुष पढ़े थे लेकिन इसमें चिपैंजी कैसे आ गया। तो यहाँ पर जो इसमें सिद्धांत में बात की गई है उसने वनमानुष और चिपैंजी को समान माना है। तो इस दोनों में से यदि चिपैंजी दिया हुआ है और वनमानुष नहीं है तो चिपैंजी ही उसका उत्तर सही होगा। प्रश्न 24, सीखने के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन ए कोहलर, बी स्किनर, सी वुडवर्थ, डी इनमें से कोई नहीं। तो सीखने का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है उसका प्रतिपादन जो किया था वो स्किनर ने किया था। ऑप्शन बी सही है। यहाँ पर विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत नहीं है, सीखने का संज्ञानात्मक सिद्धांत है। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत और सीखने के संज्ञानात्मक सिद्धांत दोनों को एक मान लेते हैं। विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है वो जीन पियाजे ने दिया था, और जो सीखने का संज्ञानात्मक सिद्धांत है वह स्किनर ने दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 25, निम्नलिखित में से जोड़ा गलत कौन सा है। ऑप्शन ए स्किनर चूहा, थार्नडाइक बिल्ली, पावलोव कुत्ता, कोहलर बंदर। यहाँ आप सब जान रहे होंगे स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था, थार्नडाइक ने बिल्ली पर, पावलोव ने कुत्ते पर। यहाँ पर कोहलर जो दिया हुआ है बंदर के साथ, तो ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है, अर्थात ये गलत जोड़ा इसमें दिया गया है। प्रश्न 26, प्रकाश की व्यवस्था, शांत वातावरण तथा फर्नीचर अधिगम के प्रभाव को दर्शाता है। ऑप्शन ए उपयुक्तता, बी विषय वस्तु की प्रकृति, सी भौतिक स्थिति, डी सूचनात्मक प्रतिपुष्टि। तो प्रकाश की व्यवस्था, शांत वातावरण तथा फर्नीचर अधिगम के कौन से प्रभाव को दर्शाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी भौतिक स्थिति बिल्कुल सही होगा, क्योंकि प्रकाश की व्यवस्था विषय वस्तु की प्रकृति नहीं है, उसकी उपयुक्तता नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 27, अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता से संबंधित कारक नहीं है। ऑप्शन ए बुद्धि, बी है प्रेरणा, सी आयु एवं लिंग, डी संप्रेषण क्षमता। तो अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता से संबंधित कारक नहीं है, वह है ऑप्शन सी ऑप्शन डी संप्रेषण क्षमता, क्योंकि यह कारक जो संबंधित है वह शिक्षक से संबंधित है, और यहाँ पर पूछ रहा है अधिगमकर्ता से संबंधित कारक नहीं है। तो संप्रेषण क्षमता अधिगमकर्ता से संबंधित कारक नहीं है, क्योंकि यह कारक आपका शिक्षक से संबंधित है। बाकी बुद्धि, प्रेरणा, आयु एवं लिंग सब अधिगमकर्ता से संबंधित कारक हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा 4 प्रकार के प्रमुख कारक, विषय वस्तु से संबंधित कारक, अधिगमकर्ता से संबंधित कारक, शिक्षक से संबंधित कारक तथा वातावरण से संबंधित कारक। तो इस प्रकार से जो संबंधित कारक हैं उनके अंतर्गत बहुत सारे डीप में जाकर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें से जो पूछा है अधिगमकर्ता से संबंधित कारक नहीं है, तो आपको ये बताना था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 28, सूचना प्रसंस्करण मॉडल सिद्धांत किसने दिया है। ऑप्शन ए रोजर ने,
बी मॉर्गन एंड मुरे ने, सी एटकिंसन ने, डी सभी ने। तो सूचना प्रसंस्करण मॉडल सिद्धांत जो दिया है वह एटकिंसन ने दिया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 29, पुनर्वलन सिद्धांत का अन्य नाम है। ऑप्शन ए जैविकीय अनुकूलन का सिद्धांत, बी स्पष्टीकरण का सिद्धांत, सी जटिलता का सिद्धांत, डी अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत। तो पुनर्वलन सिद्धांत का अन्य नाम जो है वह है ऑप्शन ए जैविकीय अनुकूलन का सिद्धांत। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया है? हल ने दिया है, क्लार्क एल हल, CL हल, इन्होंने पुनर्वलन का सिद्धांत दिया है। और इसे जैविकीय अनुकूलन का सिद्धांत इसलिए कहते हैं कि ये पुनर्वलन जो दिया जाता है तो जीवों के साथ अनुकूलन की व्यवस्था को प्रतिस्थापित करता है। प्रश्न 30 एवं अंतिम प्रश्न, सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का विस्तृत विवरण किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन ए द मेंटलिटी ऑफ एप्स, बी एनिमल इंटेलिजेंस, सी प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, डी इंजॉय ओल्ड एज। तो अंतर्दृष्टि एवं सूझ के सिद्धांत का विस्तृत विवरण जो मिलता है द मेंटलिटी ऑफ एप्स में मिलता है। द मेंटलिटी ऑफ एप्स पुस्तक के लेखक जो हैं वो हैं कोहलर। और दूसरी जो पुस्तक है एनिमल इंटेलिजेंस, एनिमल इंटेलिजेंस के लेखक हैं थॉर्नडाइक। इसके बाद जो तीसरी पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर के लेखक हैं CL हल। और इंजॉय ओल्ड एज के लेखक हैं BF स्किनर। तो इसी के साथ धन्यवाद।